जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। संदेश मैगजीन की सीरीज में ये होने वाला है लेक्चर नंबर 15। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया ही था कि जनवरी से अक्टूबर का पूरी मैगजीन हमारी कवर हो गई है। अब अगला लेक्चर तभी आएगा जब नवंबर और दिसंबर महीने की मैगजीन सरकार लॉन्च कर देगी, और कुछ ही दिनों में दिसंबर के पहले ही सप्ताह में नवंबर महीने की जो मैगजीन है वो सरकार ने लॉन्च कर दी है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो लेक्चर नंबर 15 आज हो रहा है, इसमें आपकी नवंबर महीने तक की सारी मैगजीन कवर हो जाएंगी। यानी कि जनवरी टू नवंबर 11 महीने की मैगजीन हमारी समाप्त है। अब इस लेक्चर के बाद हमको 15-20 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। 15 नहीं, पूरे 20 से 25 दिनों का इंतजार हमको करना पड़ेगा, क्योंकि 20 से 25 दिन बाद ही दिसंबर की मैगजीन जो है लॉन्च होगी। क्योंकि अगर मैं आज तारीख की बात करूं तो आज कितना हो गया, 9 तारीख हो गई, 9 दिसंबर। तो दिसंबर का महीना जब पूरा हो जाएगा, यानी कि उसी में अभी 22 दिन बाकी हैं, तो 22 दिन बाद दिसंबर का महीना पूरा होगा, और फिर कहीं 5-6 दिन बाद दिसंबर की महीने की जो मैगजीन है वो जनवरी 2026 के महीने में लॉन्च की जाएगी, शुरुआत के सप्ताह में। तो जब वो आएगी तब मैं उसको आपको पढ़ा दूंगा। तो आप ये समझ लीजिए कि 99% इस वीडियो में आपकी संदेश मैगजीन की जो सीरीज है वो समाप्त होगी। फिर 20 से 25 दिन बाद जैसे ही दिसंबर महीने की मैगजीन आ जाएगी, उसका भी एक लेक्चर आपको मिल जाएगा। तो पूरा ही अंत जो है इस सीरीज का हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो आज हम नवंबर महीने की मैगजीन जो है डिस्कस कर रहे हैं। क्या कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको हम देखते हैं। चलिए, पहली खबर, और आज लेक्चर के लास्ट में आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, उसको आपको ध्यान से सुनना है और उसको आपको फॉलो करना है। उसको लेक्चर के लास्ट में हम लोग जो है बताएंगे। ओके, चलिए। आज सबसे बहुमूल्य और सबसे पहली चीज हमको क्या देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश का नवंबर के महीने में मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया। आप सभी को पता होगा मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। छोटी छोटी बेसिक जानकारी उम्मीद करता हूं आपको पता है। मध्य प्रदेश में रहने वाले हर व्यक्ति को ही पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो हाल ही में नवंबर के महीने में जब मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया, तो वो 70वें नंबर का स्थापना दिवस था या 69 नंबर का स्थापना दिवस था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अब आप कहोगे सर आते ही प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। तो देखो भैया, बेसिक चीज है तो आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, किस महीने की किस तारीख में, नवंबर में किस तारीख को जो है मनाया जाता है। और उसके बाद ये जो अभी 2025 में हमने मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया, ये 69 नंबर का स्थापना दिवस था या 70 नंबर का स्थापना दिवस था। ये क्वेश्चन दोस्तों उतना ही सरल है जितना कि ये प्रश्न कि भैया करण अर्जुन मूवी में 2 बड़े सितारे कौन से थे, सलमान खान और शाहरुख खान। उतना ही सरल प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है, और 2025 में जो मनाया गया वो 69 नंबर का स्थापना दिवस था या 70वें नंबर का स्थापना दिवस था। तो ये जो मैं प्रश्न आपसे पूछता हूं, ये आपको नींद से जगाने के लिए होते हैं, ताकि आप रिसर्च करें और उसको ढूंढ के पता करके बताएं। ठीक है, लेकिन ये प्रश्न वो आपसे नहीं पूछेगा कि मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनता है, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। वो आपसे ये पूछेगा कि अभी जो 2025 में, अभी ये जो 2025 में मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया है, ये जो अभी 2025 में मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया है, इसका जो आयोजन है, इसका जो सेलिब्रेशन है, वो कितने दिन तक चला। तो दोस्तों इसका जो आयोजन था वो 3 दिवसीय, यानी कि 3 डेज तक इसका पूरा सेलिब्रेशन जो है, पूरा आयोजन इसका चला। और ये जो 3 दिन का प्रोग्राम चलाया गया, इसको सरकार ने एक नाम दिया। वो नाम आपको पता होना बहुत जरूरी है, अभ्युदय अभ्युदय मध्य प्रदेश। अभ्युदय मध्य प्रदेश। तो अभ्युदय मध्य प्रदेश क्या है, तो अभ्युदय मध्य प्रदेश नाम दिया गया है उस 3 दिन के आयोजन को, जिसकी शुरुआत हुई थी मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस से। तो जिस दिन मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस हुआ वो आपको बताना है। तो वहां से लेके 3 दिन तक इसका पूरा प्रोग्राम का आयोजन हुआ, और नाम क्या रखा सरकार ने, अभ्युदय
मध्य प्रदेश, और ये कितने दिन का था? 3 दिन का था। एक फैक्ट ये हो गया। उसके बाद दोस्तों एक चीज और देखिएगा, हम सभी को पता है कि 2025 का ये जो वर्ष चल रहा है, इसको सरकार ने कौन सा वर्ष घोषित किया है? उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया है ना? इंडस्ट्रीज एंड एम्प्लॉयमेंट ईयर घोषित किया है, हमको पता है। लेकिन अगर उसने 2024 वाला प्रश्न पूछ लिया पिछले साल का, तो क्या होगा? तो दोस्तों 2024 वाले साल को मध्य प्रदेश ने गौ संरक्षण एवं संवर्धन वर्ष घोषित किया था। गौ संरक्षण एवं संवर्धन वर्ष, यानी कि काउ कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन, या फिर कहें कि डेवलपमेंट ईयर। काउ कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ईयर, गौ संरक्षण एवं संवर्धन वर्ष, ये कौन से साल को घोषित किया गया? ये 2024 को घोषित किया गया, 2024 को। और 2025 को तो हम सबको पता ही है, 2025 को क्या घोषित किया गया? उद्योग एवं रोजगार वर्ष। उद्योग एवं रोजगार वर्ष। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो जाती है। चलिए अब आगे देखिए, ये तो फैक्ट हम अपने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन चूंकि ये गौ संरक्षण एवं संवर्धन वर्ष से मैच होने वाली खबर थी, तो मैंने उसको डाल दिया वहां पर। कि हम सभी को पता है कि देश में टोटल जितना भी मिल्क प्रोडक्शन होता है, दुग्ध उत्पादन होता है, तो उसमें से कितना प्रतिशत योगदान मध्य प्रदेश का है? तो भारत के टोटल दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश का 9% कंट्रीब्यूशन है, 9% का योगदान है। और इसी योगदान को हमें कितने प्रतिशत तक बढ़ाना है? सरकार ने कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो अभी 9% का योगदान है, इस योगदान को 20% तक लेके जाना है। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, ये तो नॉर्मल सी बात हुई। अब एक बहुत ही खास खबर जो मैं आपको बताने वाला हूं, हम सब ने अभी तक पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय तो पढ़ी है, और मैं पता एक बहुत अच्छी चीज आपके लिए क्या करने की कोशिश करता हूं कि जब भी कोई ऐसी खबर आती है जो पिछली किसी खबर से मैच होती है और आपको कंफ्यूज कर सकती है, जैसे कि कभी कभार ऐसा होता है ना, हम किसी खबर को पढ़ते हैं तो हम उसको पढ़ के ऐसा महसूस होता है कि यार इससे संबंधित कुछ हमने पहले कुछ मिलता जुलता पढ़ा था, अगर वो आज सर वापस रिवाइज करवा दें तो मजा आ जाएगा। तो हमेशा मैं क्या करता हूं, आपको बताता हुआ चलता हूं कि देखो मैं आज ये बता रहा हूं, इससे पहले मैंने ये बताया था। इस प्रकार से मैंने आपको कई बार रिवीजन करवाया भी है, जैसे कि एक बार फूलों के उत्पादन से संबंधित था तो रिवाइज करवा दिया था, और एक बार जो है मुझे याद आ रहा है, ये एक और टॉपिक आया था, शायद खनिज की रैंकिंग का कोई एक टॉपिक आया था, नहीं सॉरी, वो ऊर्जा उत्पादन का टॉपिक था, तो मैंने पूरा सारे लेक्चर का एक बार फिर से रिवाइज करवा दिया था। सेम इसी तरीके से अभी जो ये टॉपिक आने वाला है, यहां पर भी मैं आपको पिछला रिवाइज करवाऊंगा, लेकिन पहले समझ लीजिए है क्या। 2016 से 2025 तक कौन से वर्ष लिए गए हैं? 2016 से 2025। अगर गिनते हैं तो कितने वर्ष हो जाते हैं? तो 2016 को भी आप शामिल कर लो तो 16 से 25 तक 10 वर्ष होते हैं, ठीक है। तो 10 वर्ष का आंकड़ा सरकार ने हमको दिया है कि पिछले 10 वर्ष में मध्य प्रदेश का जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद है यानी कि जीएसडीपी, उसमें कितने प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि यानी कि एनुअल ग्रोथ रेट, उसमें कितने प्रतिशत का वार्षिक औसत वृद्धि यानी कि एनुअल ग्रोथ रेट आई है? तो 12% की। कितने प्रतिशत की? 12% की जो है उसमें एनुअल ग्रोथ रेट आई है, वार्षिक औसत वृद्धि। वापस सुन लीजिए कि 2016 से 2025 के दरमियान जो मध्य प्रदेश का जीएसडीपी रहा है, जो मध्य प्रदेश का राज्य सकल घरेलू उत्पाद रहा है, उसमें हर साल कितने कितने परसेंट का एवरेज वृद्धि होती रही है। 2016 से 2025 तक मध्य प्रदेश का जो जीएसडीपी रहा है उसमें औसतन ऑन एन एवरेज हर साल कितने परसेंट की वृद्धि होती रही है? तो हर साल 12% की वृद्धि होती रही है। इतनी बात क्लियर हो गई आप सभी को, ठीक है।
ये फैक्ट चिपक के यहां पर आ सकता है। उसके बाद यहां पर एक चीज और समझिएगा, अगला यहां पर डब्बा क्या बनाया है। अभी तक आप लोगों ने प्रति व्यक्ति आय पढ़ा था, लेकिन अब हो गया है प्रति व्यक्ति जीएसडीपी। अभी आपने क्या सीखा था, प्रति व्यक्ति आय, यानी कि मध्य प्रदेश का हर एक व्यक्ति औसत कितना कमाता है एक साल में, यही होता है प्रति व्यक्ति आय। एक बार फिर से सुन लो, मध्य प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति सालाना ऑन एन एवरेज कितना कमाता है, इसको हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। फिर एक होता है प्रति व्यक्ति जीएसडीपी, यानी कि पर कैपिटा जीएसडीपी। इसका मतलब क्या है, जीएसडीपी क्या है, जीएसडीपी मैंने आपको कई दफा बताया, जीएसडीपी क्या है कि एक साल में मध्य प्रदेश ने जितने भी चीजों का उत्पादन किया उसको हम मध्य प्रदेश का जीएसडीपी कहते हैं। अब मध्य प्रदेश ने एक राज्य के रूप में जितनी भी चीजें बनाई हैं, तो उन चीजों को बनाने में मध्य प्रदेश के लोगों का भी योगदान रहा होगा। तो हम ये पता लगाना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति ने औसतन कितना कितना योगदान दिया है मध्य प्रदेश के जीएसडीपी को खड़ा करने के लिए। इतनी बात समझ में आई कि अगर मध्य प्रदेश ने 100 करोड़ के बराबर उत्पादन किया है तो मध्य प्रदेश का जीएसडीपी कितना हो गया, 100 करोड़। तो ये 100 करोड़ का जीएसडीपी पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी तरफ से कितना कितना योगदान दिया है, इसको कहते हैं हम लोग प्रति व्यक्ति जीएसडीपी। ठीक है, अब देखिए 2024 का, अब मैं एक काम करता हूं, आपको अगले पेज पर लेके जाके समझाता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो मैंने पता है दोस्तों क्या किया है, कुछ हुआ लगता है, ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। कुछ समस्या आ रही है। हाँ जी, देखें अब सही हो गई फाइल। तो मैं क्या क्या कह रहा था आपसे, तो मैंने क्या किया कि आप लोगों के लिए ना कंपैरिजन के लिए जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है वो भी यहाँ पर लगा दिया, और जो नया है वो भी आपको लगा दिया यहाँ पर ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे क्या लिखा है कि एक होता है पर कैपिटा जीएसडीपी, है ना। पर कैपिटा जीएसडीपी को आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे प्रति व्यक्ति जीएसडीपी। और पर कैपिटा इनकम को तो आपको पता ही है क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय, इसको आप बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। इतना क्लियर हुआ। आपको पता होगा आज से मतलब शायद 12वें या 13वें लेक्चर में मैंने आपको ये पूरा टेबल पढ़ाया था कि मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय कितनी क्या है। तो वहां पर मैंने आपको साफ बताया था कि 2011-12 के हिसाब से 38,497, यहाँ पर भी देखें 11-12 के हिसाब से 38,497, 11-12 का आंकड़ा सरकार ने हमको दिया है तो वो भी मैंने आपको याद करवाया था। उसके बाद ये ऊपर वाली टेबल 2023-24 से संबंधित थी और उसमें भी कांस्टेंट प्राइस के हिसाब से और करंट प्राइस के हिसाब से, तो ये भी मैंने आपको याद करवा दिया था। अब ये क्या हुआ कि आंकड़ा आपके सामने है, तो जैसे ही आपको लगेगा ना कि सर हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, तो जी हां आपने ऐसा कुछ पढ़ा था, लेकिन बस वो इत्तेफाक है कि दोनों चीजें 156 और 15 152 यहां पर मैच हो रही है। आप देखें कि अंक पूरे अलग हैं। ये प्रति व्यक्ति आय है 2024-25 की प्रचलित मूल्य पर, और यहां पर जो आप पढ़ रहे हो ये 2024 की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी है। दोनों में अंतर है कि नहीं? तो मैं आपको इस लेक्चर में ये जो नया वाला कंटेंट है वो याद करवाना चाहता हूं। एग्जाम में प्रति व्यक्ति आय भी आपसे पूछ सकता है, एग्जाम में प्रति व्यक्ति जीएसडीपी भी आपसे पूछ सकता है ना। तो अगर मैं मध्य प्रदेश का प्रति व्यक्ति जीएसडीपी देखूं तो 2024 का कितना है, 156,381। ये इंग्लिश में लिखा है, ये हिंदी में लिखा है, डेटा बस ये 2 ही वर्ष का हमको पढ़ना है।
और 2025 जो कि अभी बचा हुआ है साल, तो इसमें हमने अनुमानित के हिसाब से प्रति व्यक्ति जीएसडीपी कितना है, 2,61,000। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो जाती है। तो प्रति व्यक्ति आय अलग कॉन्सेप्ट है, वो ये बताता है कि मध्य प्रदेश का प्रति व्यक्ति औसतन एक साल में कितना कमाता है, और प्रति व्यक्ति जीएसडीपी ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये आपको बताता है कि मध्य प्रदेश का प्रति व्यक्ति मध्य प्रदेश के जीएसडीपी में औसतन कितना अपना योगदान देता है। तो ये आपको दर्शा रहा है कि मध्य प्रदेश का हर एक व्यक्ति औसतन इतना योगदान मध्य प्रदेश के जीएसडीपी में दे रहा है। और चूंकि ये औसत आंकड़े होते हैं तो इसीलिए कभी भी सत्य को दर्शाते नहीं हैं, क्योंकि अगर 100 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश की जीएसडीपी है तो जरूरी थोड़ी ना है कि 100 करोड़ जो मध्य प्रदेश ने कमाया है उसमें सभी लोगों ने 1,56,1,56 जो गरीब व्यक्ति है, तो क्या आपको लगता है गरीब व्यक्ति ने 1,56,000 का योगदान दिया होगा मध्य प्रदेश के जीएसडीपी में? नहीं। अब ये औसतन निकलता है, तो औसतन निकलता है तो भैया टोटल जो भी जीएसडीपी है उसको टोटल जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं, जैसे यहां पर टोटल आय को टोटल जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति औसतन इतना कमा रहा है, जो गरीब व्यक्ति है वो इतना भी नहीं कमा पाता है। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये औसतन आंकड़े होते हैं, ये वास्तविकता को नहीं दर्शाते। लेकिन खेल हो सकता है कि अगर एग्जाम में टिपिकल क्वेश्चन आ गया, हम केवल प्रति व्यक्ति आय पढ़ के गए और उसने वहां पर पूछ लिया प्रति व्यक्ति जीएसडीपी में योगदान बताइए, तो वहां पर हमारे साथ फिर खेल हो जाएगा। ठीक है, तो 2024 का आंकड़ा, 2023 का आंकड़ा प्रति व्यक्ति आय में, और प्रति व्यक्ति जीएसडीपी में 2024 का आंकड़ा और 2025 का आंकड़ा। एक अंतर जो आपको देखने को मिलेगा वो क्या है कि मध्य प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो आपको 2025 की सरकार ने नहीं बताई है, क्योंकि 25 अभी चल रहा है, इसीलिए सरकार ने अनुमानित डेटा भी नहीं बताया है ना। इसीलिए प्रति व्यक्ति आय हमारे पास 23 की उपलब्ध है और 24 की उपलब्ध है, 25 की उपलब्ध नहीं है। यहां पर अगर हम प्रति व्यक्ति जीएसडीपी देखें तो 24 का भी उपलब्ध है, 25 का भी उपलब्ध है, हालांकि 25 वाला अनुमानित है। ओके, चलिए अब ये एक बात और बता दूं मैं आपको, सिंपल सा क्वेश्चन अगर आ गया तो मध्य प्रदेश के जीएसडीपी को दोगुना करना है, मध्य प्रदेश के जीएसडीपी को, मध्य प्रदेश के जीएसडीपी को दोगुना करना है। और ये दोगुना करने का लक्ष्य पता है कब तक रखा है सरकार ने? 2028-29 तक। ये चुपचाप प्यारा सा प्रश्न है, आ सकता है एग्जाम में। ओके, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अब, है ना, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगली खबर क्या है? अगली खबर दोस्तों नक्सलवाद से संबंधित है, समझ लेना यहां पर क्या है। मध्य प्रदेश में नक्सलवाद केवल एक ही जिले में थोड़ा बहुत मौजूद है, और वो कौन सा जिला है दोस्तों? बालाघाट। मध्य प्रदेश का थोड़ा बहुत नहीं, ठीक ठाक मौजूद है। मध्य प्रदेश का जो बालाघाट जिला है वो वहां बस वही एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर छत्तीसगढ़ से लगता है और वहां पर नक्सलवाद है। तो बालाघाट पहले कौन सी कैटेगरी में आता था? गंभीर समस्या वाली कैटेगरी में आता था। गंभीर समस्या यानी कि क्रिटिकल इशू कैटेगरी, गंभीर समस्या वाली कैटेगरी में पहले बालाघाट आता था, लेकिन सरकार के लगातार प्रयास के माध्यम से अब जो बालाघाट है वो अन्य श्रेणी यानी कि अदर कैटेगरी में आने लगा है। यानी कि बालाघाट में से अच्छा खासा नक्सलवाद हटाने में सफल हुई है मध्य प्रदेश की सरकार, जिस वजह से बालाघाट जो एक समय पर गंभीर समस्या की कैटेगरी में आता था, तो आज के टाइम पर बालाघाट केवल गंभीर समस्या से हट गया है, अब वो केवल अन्य श्रेणी अदर कैटेगरी में आने लगा है। पहला प्रश्न ये हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वर्ष 2026 तक देश भर से नक्सलवाद को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। यह इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया कि वो कौन सा वर्ष है जिस वर्ष तक नक्सलवाद को देश में से हटाने का फैसला लिया गया है। तो 2026 तक हम देश में से नक्सलवाद को हटाने का लक्ष्य सेट किया है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब यहीं पर दोस्तों जब मैं आगे बढ़ूंगा तो आपको थोड़ा सा यहां पर समझाना चाहूंगा। ये आपको यहां पर दोस्तों जो है इंडिया का मैप नजर आ रहा होगा,
और इंडिया के मैप में ये जो झारखंड और छत्तीसगढ़ वाला इलाका है, यहां पर आपको बहुत बड़े बड़े ये लाल रंग के धब्बे दिख रहे हैं। तो ये जो लाल रंग का एरिया है, इसको बेसिकली हम बहुत खतरनाक वाला एरिया मानते हैं, या फिर आप जैसे कहें रेड कॉरिडोर मानते हैं। ये जो लाल पट्टी वाला हिस्सा होता है, इसको हम रेड कॉरिडोर कह देते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा समस्याएं जो है नक्सलवाद से संबंधित हैं। तो रेड कॉरिडोर को भी कब तक खत्म करने की जो है यहां पर लक्ष्य रखा गया है, 31 मार्च 2026 तक हम भारत के अंदर मौजूद रेड कॉरिडोर को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे, लक्ष्य रखा गया है। रेड कॉरिडोर होता क्या है, कभी अगर एमसीक्यू में स्टेटमेंट कथन वाला प्रश्न बन गया, तो रेड कॉरिडोर भारत के उन इलाकों को कहा जाता है जो नक्सलवाद से बुरी तरह से प्रभावित है, यानी कि दोज एरियाज ऑफ इंडिया विच आर एक्सट्रीमली अफेक्टेड बाय द प्रॉब्लम ऑफ नक्सलिज्म। ओके, नक्सलवाद से बहुत बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र वो रेड कॉरिडोर कहलाते हैं। ये इलाके कई राज्यों में फैले हुए हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ और झारखंड में तो बहुत ज्यादा मात्रा में है, लेकिन कुछ कुछ थोड़े थोड़े हिस्से उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और झारखंड में ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो रेड कॉरिडोर को समाप्त करने का लक्ष्य 31 मार्च 2026, या फिर अगर प्रश्न ऐसा आ जाए कि भारत सरकार का नक्सलवाद को हटाने का लक्ष्य किस वर्ष तक है, 2026। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला जो एक समय पर गंभीर समस्या वाली कैटेगरी में आता था, आज के टाइम पर वो केवल अन्य कैटेगरी में आता है। मतलब मध्य प्रदेश सरकार काफी हद तक सफल हुई है मध्य प्रदेश से नक्सलवाद को बाहर फेंकने में। बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, एक बार फिर से मुझे मौका मिल रहा है आपको कुछ रिवाइज करवाने का, तो मैं फिर से आपको कुछ यहां पर रिवाइज करवाना चाहूंगा और साथ में आपको न्यू डेटा भी बताना चाहूंगा। ठीक है, तो जहां पर लिखा हुआ है रिवीजन, तो मतलब ये रिवीजन वाला डेटा है, ये हम रिवाइज करेंगे। मतलब ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। और जो ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला, ये नया आंकड़ा है जो मैंने आपको पहले नहीं पढ़ाया है, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं। दोनों चीजें उठाई इसीलिए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पहले ये समझ लो, मैंने आपको एक डेटा पढ़ाया था कि 2025 वाले साल को अगर मैं 2024 वाले साल से कंपेयर करूं और दोनों वर्ष का जो भी बजट था उसकी तुलना करूं, तो मुझे 2025 में कितना परसेंट बजट ज्यादा देखने को मिला है। तो बजट का जो आकार है, बजट का जो साइज है, वो 2025 में 15% से ज्यादा है 2024 की तुलना में। ये हमने पढ़ा था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब इसी से मैच होता हुआ एक और आंकड़ा है जो शायद आपको कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, क्या है, सुन लीजिए। यहां पर वो क्या बोलता है, अब हम बजट को कंपेयर नहीं करेंगे, अब हम जीएसडीपी को कंपेयर करेंगे। अभी देखो, जीएसडीपी के दो डेटा आज की डेट में आप पढ़ रहे हो। अभी मैंने पीछे आपको पढ़ाया कि 2016 से 2025 तक मध्य प्रदेश का जो जीएसडीपी है वो हर साल ऑन एन एवरेज, यानी कि औसतन कितना कितना प्रतिशत बढ़ा है। तो 12% वो 2016 से 2025 तक हर साल बढ़ा है मध्य प्रदेश का जीएसडीपी। तो एक मैंने वो आंकड़ा आपको पढ़ाया। जीएसडीपी का एक और आंकड़ा आ गया है, लेकिन अब की बार ये 2016 से 2025 तक नहीं है। अब की बार यहां पर मैं 2 साल को कंपेयर कर रहा हूं, 2023 को और 2024 को। और सिंपल आपसे बस इतना पूछा जा रहा है कि 2023 का जीएसडीपी और 2024 का जीएसडीपी अगर दोनों की तुलना करें तो 2024 का जो जीएसडीपी है वो 23 की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा तो होगा ही होगा। तो कितना ज्यादा है, ये प्रश्न है। तो 2024 में जीएसडीपी का जो आकार है वो 11.05% से ज्यादा है। किस वर्ष की तुलना में, 2023 की तुलना में। अभी मैं आपको ये डेटा रिवाइज नहीं करवाता ना, तो पता है आपको फिर सिर्फ ये डेटा देख के ऐसा लगता कि यार हमने ऐसा कुछ पढ़ा था। तो ऐसा कुछ आपने पता है क्या पढ़ा था, बजट का आकार, जो कि बजट का आकार 15% से बढ़ा है। अगर मैं 2025 के बजट को 2024 के बजट से कंपेयर करूं तो 15% बढ़ गया है। और यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, जीएसडीपी का साइज कितना बड़ा है। और जीएसडीपी का साइज मतलब कि मध्य प्रदेश जितना उत्पादन करता है हर साल, उसका साइज कितना बढ़ गया है।
और यहां पर मैं कौन से 2 साल की तुलना कर रहा हूं, 2023 को तुलना कर रहा हूं 2024 से। तो 2024 में स्वाभाविक सी बात है जीएसडीपी कुछ प्रतिशत बढ़ा होगा। तो कितना प्रतिशत बढ़ा है, एग्जाम में प्रश्न बनेगा। तो कितना प्रतिशत बढ़ा है, 11.05%। समझ रहे हैं? तो ये करनी पड़ती हैं छोटी छोटी आपके लिए चीजें, ताकि आपको सामने सामने रिवाइज होती रहे। आंकड़े होते हैं ना, तो आंकड़े क्या है, बार बार रिवाइज करवाने पड़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां पर क्या कहता है, यहां पर बहुत ही प्यारा डेटा है। वो क्या बोलता है, वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में जो मध्य प्रदेश के एक्सपोर्ट्स हैं, उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। और सबसे ऊंचा आज तक का एमपी का एक्सपोर्ट हुआ है 2024-25 में। 2024-25 में मध्य प्रदेश ने आज तक का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात किया है। कितने करोड़ का, 66,218 करोड़ का। तो ये आंकड़ा तो आपसे नहीं पूछेगा। आपसे क्या पूछेगा, वो आपसे ये पूछेगा कि चूंकि मध्य प्रदेश ने 2024-25 में रिकॉर्ड तोड़ निर्यात किया है, रिकॉर्ड तोड़ एक्सपोर्ट किया है, तो मध्य प्रदेश की जो रैंक है एक्सपोर्ट के मामले में वो कुछ बड़ी होगी। तो इंडिया लेवल पर, भारतीय स्तर पर अगर मैं मध्य प्रदेश की एक्सपोर्ट रैंकिंग को देखूं, अगर मैं मध्य प्रदेश की एक्सपोर्ट रैंकिंग को देखूं, तो मध्य प्रदेश की एक्सपोर्ट रैंकिंग जो थी वो पहले 15वें स्थान पर थी। यानी कि एमपी की जो रैंक आती थी वो 15वीं रैंक आती थी एक्सपोर्ट्स यानी कि निर्यात के मामले में। लेकिन चूंकि अब की बार मध्य प्रदेश ने बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट्स करे हैं, तो अब मध्य प्रदेश की जो रैंक है वो कितनी हो गई है, अब मध्य प्रदेश की रैंक हो गई है 11वीं रैंक। अब मध्य प्रदेश की रैंक क्या हो गई है, 11वीं रैंक हो गई है। काय के मामले में, निर्यात के मामले में। तो मध्य प्रदेश की पहले निर्यात के मामले में रैंक क्या थी, 15। अब वो 15 से भी और बेहतर होके एमपी की रैंक क्या हो गई है, 11वां। और 11वीं जो एमपी की रैंक हुई है किस संदर्भ में हुई है, एक्सपोर्ट्स में, निर्यात के मामले में। ठीक है। और मध्य प्रदेश ने 2024-25 में रिकॉर्ड तोड़ एक्सपोर्ट किया है, 66,218 करोड़, जितना आज तक कभी भी नहीं किया था। अगर कोई आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश का जो एक्सपोर्ट होता है, मध्य प्रदेश जो माल का निर्यात करता है, तो उनमें से सबसे ज्यादा कौन सी चीज का एक्सपोर्ट होता है, तो वो दवाइयों का होता है, फार्मास्यूटिकल्स का। ओके, याद रखिएगा। अरे यार, जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा था उस प्रश्न का जवाब तो हमने यहीं दे दिया। चलो, एक प्रश्न तो फिर भी आपके पास लड्डू वाला बच गया कि मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। हालांकि मैंने वहां पर एक प्रश्न और पूछा था कि इस वर्ष 2025 में जो मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया वो 69 नंबर का था या 70वें नंबर का था। तो वो दोस्तों 70वें नंबर का मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस था। और इसका आयोजन कितने दिन तक चला, 3 दिनों का आयोजन, है ना। ये भी हमने पढ़ा था अभी पीछे। इसका आयोजन कितने दिनों तक चला, तो इसका आयोजन 3 दिनों तक चला। तो 3 दिनों का आयोजन, 3 दिनों का आयोजन। और इसका नाम क्या रखा गया इन 3 दिनों के आयोजन का, अभ्युदय मध्य प्रदेश। अभ्युदय मध्य प्रदेश 3 दिन का आयोजन रहा, 70वां स्थापना दिवस। ठीक है, चलिए आगे देखें। आगे दोस्तों देखते हैं तो हमको यहां पर एक और फटाक से चीज देखने को मिलती है। ये मध्य प्रदेश के 3 नए वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जो लेटेस्ट में बने हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में अब जो कुल संख्या है वो कितनी पहुंच गई है, टोटल 27 वन्यजीव अभ्यारण्य हो गए हैं मध्य प्रदेश के अंदर। इतनी बात को आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं हम कि मध्य प्रदेश में अब टोटल 27 वन्य जीव अभ्यारण्य, 27 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, 27 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो
गई हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये कौन कौन सी बनी है तो वो अब मैं आपको एक बार पढ़ा देता हूं। 25वें नंबर की मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभ्यारण्य, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 258.64 वर्ग किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर स्क्वायर। ये तो कम ही पूछता है, आपसे लोकेशन पूछ लेगा कि इसे कहां बनाया जाएगा। अभी इनमें से कोई बनी नहीं है, बनाया जाएगा सागर जिले में। ठीक है, उसके बाद जहानगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि जहानगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये दोस्तों कहां बनाया जाएगा? ये श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा और ये बहुत ही छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य होगा, 6.328 वर्ग किलोमीटर का मात्र। उसके बाद ओमकारेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओमकारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये 27वें नंबर का वन्यजीव अभ्यारण्य होगा। क्षेत्रफल कितना है? 614.07 वर्ग किलोमीटर। और लोकेशन क्या है, इसका स्थान क्या है? देवास और खंडवा जिला। इतनी बात क्लियर हो गई। तो सागर जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य, उसके बाद दोस्तों श्योपुर जिले में जहानगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, उसके बाद आपका जो है कौन कौन सा ये खंडवा, सॉरी मुझे खरगोन याद आ रहा था, देवास और खंडवा जिले में जो है आपका ओमकारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य मनाया जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि इससे आपकी सारी टेंशन खत्म हो गई। एक टेबल फॉर्मेट में सामने दिख गया कि बोले भैया ये 3 वन्यजीव अभ्यारण्य नए जो है अभी बनने वाले हैं। ठीक है, चल आगे हम जब देखते हैं तो आगे हमको दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखने को मिलती है जिसका मैगजीन में काफी जिक्र किया गया था। ये आपके जो है एमपी हिस्ट्री से संबंधित ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखो क्या है यहां पर, किन का नाम देखने को मिलता है। एक मिनट रुकिएगा, सॉरी मोबाइल को साइलेंट कर देते हैं। हाँ, यहां पर किसका नाम दोस्तों देखने को मिलता है? यहां पर हमको किसका नाम देखने को मिलता है? सहोदरा बाई राय। तो सबसे पहले जब हम शुरुआत करते हैं, क्या शब्द यहां पर लिखा हुआ है? सागर की रोशनी, यानी कि सागर जिले से संबंधित जो है इनको बताया गया मैगजीन के अंदर। ठीक है, और मैगजीन में ये लिखा गया कि सहोदरा बाई राय का जन्म सागर में हुआ था। ये मैगजीन में लिखा था। मैंने सागर को काट के दमोह इसीलिए कर दिया दोस्तों, क्योंकि जब मैंने उसको गूगल पे कई बार चेक किया तो 99% वेबसाइट्स पर इंक्लूडिंग विकिपीडिया दमोह ही मुझे आंसर मिला। मतलब सागर मुझे आंसर कहीं मिल ही नहीं रहा था कि इनका जन्म सागर में हुआ है। मुझे अधिकतर जो इसका जवाब मिल रहा था वो दमोह 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 ही मिल रहा था। तो मैंने इसीलिए उसको वहां पर रेक्टिफाई कर दिया है, मैंने उसका आंसर वहां पर दमोह कर दिया है। ठीक है, तो सहोदरा बाई राय का जन्म दोस्तों कहां हुआ था? तो सहोदरा बाई राय का जन्म, अभी इनका सागर से क्या संबंध है वो भी मैं आपको बताता हूं। सहोदरा बाई राय का जन्म जो है वो दमोह में हुआ था। ठीक है, वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, है ना, यानी कि एक रिवॉल्यूशनिस्ट थी, क्रांतिकारी आप इनको कह लीजिए। और आगे जाके इन्होंने जो है सांसद यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पद भी संभाला था, अभी बताऊंगा। दोस्तों गोवा को आजादी दिलवाने में जब पोर्चुगीज के बारे में आपने सुना होगा, पुर्तगाली, भारत आजाद हो गया था लेकिन पुर्तगालियों ने गोवा का पीछा नहीं छोड़ा था। गोवा को आजादी कब जाके मिली है? 1961 में गोवा को जाके आजादी मिली है और 1947 में भारत आजाद हो गया था। समझिए आप, पुर्तगाली इस कदर वहां पर अपनी जड़ें जमा के बैठे थे। लेकिन गोवा को छुड़ाने के लिए, गोवा को मुक्त कराने के लिए जो संघर्ष है वो भारत की आजादी से ही शुरू हो गया था, परंतु सफलता 1961 में जाके मिल पाई। ठीक है, तो गोवा को मुक्त कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। किनका? सहोदरा बाई राय का। आइए अब इनकी पूरी जानकारी मैं आपको दे दूं। सहोदरा बाई राय का जन्म 30 अप्रैल 1919 को मध्य प्रदेश के दमोह जिले की पथरिया तहसील के बोतराई गांव में हुआ था। यह हो गई इनकी जन्म का स्थान। जन्म कब हो रहा है? 30 अप्रैल 1919 दमोह जिले में। ठीक है,
उनका असली नाम सुखरानी था। इनका असली नाम दोस्तों क्या था? इनका असली नाम सुखरानी था, है ना। इनका असली नाम, वास्तविक नाम जो है इनका क्या था? सुखरानी। सुखरानी जो है इनका वास्तविक नाम था। ये किस वंश से संबंधित थी? तो ये क्षत्रिय खंगार वंश से संबंधित थी। दोस्तों जो क्षत्रिय खंगार वंश है ये काफी पुराना वंश है। जैसे जो पृथ्वीराज चौहान थे, तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जो सेनापति थे, सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जो सेनापति थे वो भी क्षत्रिय खंगार वंश के ही थे। मैंने कहीं किसी जगह ऐसा पढ़ा था क्षत्रिय खंगार वंश के बारे में कि जो क्षत्रिय खंगार वंश है, क्षत्रिय खंगार वंश की चर्चा बहुत कम होती है। बहुत बहुत योगदान दिया है इतिहास में क्षत्रिय खंगार वंश ने, लेकिन क्षत्रियों के हर वंश की चर्चा होती है लेकिन क्षत्रिय खंगार वंश की चर्चा बहुत कम हो पाती है। तो इनका संबंध दोस्तों किस वंश से था? तो इनका संबंध क्षत्रिय खंगार वंश से था। अब सागर से इनका संबंध कैसे बना? तो ये सागर से 3 बार सांसद बनी थी। मैं आपको बताऊं, इन्होंने टोटल 5 बार चुनाव लड़े थे सांसद के, जिसमें से 3 बार सांसद के चुनाव जीती थी। ये सागर की पहली महिला सांसद थी और ये दमोह की भी पहली महिला सांसद थी। यानी कि सागर से ये कितनी बार सांसद बनी? तो सागर से ये 3 बार सांसद बनी। और दमोह से ये कितनी बार सांसद बनी? दमोह से ये 1 बार सांसद बनी। हुआ क्या कि 1955 में ये जब पहली बार सांसद बनी थी वो सन था 1957, है ना। जब ये पहली बार सांसद बनी थी तो 1957 से 1962 पहली बार सांसद बनी थी। और ये पहली बार सांसद कहां से बनी थी? सागर से। तो ये भी आपको याद रखना है। हुआ क्या था, इस 1957 से 2 वर्ष पीछे चलते हैं। 1955 में गोवा को मुक्त कराने के लिए, गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराने के लिए वहां पर बहुत संघर्ष चल रहा था। और उसी संघर्ष में सहोदरा बाई राय ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और उस संघर्ष के दौरान 1955 में इनको 3 गोलियां लगी। और 3 गोलियां लगने के बावजूद भी भारत का तिरंगा इन्होंने जमीन पर नहीं गिरने दिया, जिस वजह से ये काफी लोकप्रिय हुई। अपने साहस की वजह से काफी लोकप्रिय हुई और ये इतनी ज्यादा फेमस हो गई। उस टाइम पर इनको कोई नहीं जानता था, परंतु ये इतनी ज्यादा फेमस हो गई अपने साहस के लिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इनके पास आए जब ये अस्पताल में भर्ती थी। और नेहरू जी ने इनको कहा कि आप जो है भारत की राजनीति में आइए, वहां पर आपकी बहुत आवश्यकता है। तो उसी चीज को फॉलो करते हुए जो है इन्होंने लोकसभा के चुनाव लड़े। और 1957 में ये सागर से सांसद चुनी गई। ठीक है, तो 3 बार ये सागर से सांसद रही और दमोह से ये 1 बार सांसद रही। और इनका जो जन्म स्थान है, मुझे तो हर जगह दमोह ही मिला। तो 99% जब कोई आंसर मिलता है तो फिर मैं उसी के साथ गया कि मैंने कहा भैया जो मिल रहा है दमोह, हम उसको मानते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि संदेश मैगजीन गलती नहीं करती। मैंने पास्ट में भी आपको 2-3 जगह सही कराया है, तो उसी चीज को देखते हुए हम दमोह के साथ ही जाएंगे। ठीक है। सहोदरा बाई राय को गोवा वीरांगना के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? गोवा वीरांगना के नाम से भी जाना जाता है। आपको यह फैक्ट भी याद रखना है। और 1955 की पूरी कहानी मैंने आपको इनके बारे में बताई। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या देखने को मिलता है? चुपचाप प्यारा सा फैक्ट देखने को मिलता है कि सांसद खेल महोत्सव का आयोजन कब और कहां हुआ। सांसद खेल महोत्सव 2025 का आयोजन कब और कहां हुआ? तो कहां हुआ? विदिशा में आयोजन हुआ सांसद खेल महोत्सव। और कब आयोजन हुआ? तो 30 अक्टूबर से 25 दिसंबर के दरमियान जो है इसका आयोजन हुआ। और 25 दिसंबर तो अभी आया ही नहीं है, तो मतलब ये इन प्रोसेस है। सांसद खेल महोत्सव 2025 आयोजन हुआ है विदिशा में। और कब से कब तक? 30 अक्टूबर से 25 दिसंबर तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट बड़ा ही सिंपल सा है। यहां पर चर्चा हो रही है अखिल भारतीय कालिदास समारोह।
कालिदास समारोह के बारे में जो भी बच्चे एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं वो जरूर एमपी हिस्ट्री में पढ़ते ही होंगे, है ना। तो कालिदास समारोह में बस मुझे एक फैक्ट आपको रिवाइज करवाना है कि वर्ष 1958 में पद्म भूषण पंडित सूर्य नारायण व्यास ने उज्जैन में कालिदास समारोह की शुरुआत की थी। बस ये फैक्ट मुझे आपको बताना था कि 1958 में पद्म भूषण पंडित सूर्य नारायण व्यास, वापस से बोलिए, 1958 में पद्म भूषण पंडित सूर्य नारायण व्यास ने उज्जैन से अखिल भारतीय कालिदास समारोह की स्थापना की थी। एक फैक्ट ये क्लियर हो गया। और इस वर्ष 2025 में जो कालिदास समारोह बनाया गया है वो कौन से नंबर का था? वो 67 नंबर का था। कौन से नंबर का था? 67वें नंबर का कालिदास समारोह जो है 2025 में मनाया गया। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई। और शुरुआत कब हुई? 1958 में। किसके द्वारा? पद्म भूषण विजेता पंडित सूर्य नारायण व्यास के द्वारा। और कहां से हुई इसकी शुरुआत? उज्जैन से हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर दोस्तों क्या बोलती है? अगली खबर क्या बोलती है? यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है अनुगूंज। तो हमसे प्रीलिम्स में अगर आ गया कि अनुगूंज क्या है तो एक बार देख लेते हैं। अनुगूंज मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग यानी कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा आयोजित एक प्रोग्राम, एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कला और संस्कृति के समावेश से यानी कि आर्ट एंड कल्चर के कॉम्बिनेशन से विद्यार्थियों का विकास करना है। इतनी बात क्लियर हुई। यानी कि अनुगूंज जो है, अनुगूंज इज अ प्रोग्राम, ये एक कार्यक्रम है जो मध्य प्रदेश के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी कि स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बड़ा ही सिंपल है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार हमें विद्यार्थियों को ना केवल पढ़ाई बल्कि पढ़ाई के साथ साथ कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर के साथ कॉम्बिनेशन में बच्चों का जो है हमको विकास करना है। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई। चलिए ठीक है। और ये देखिए जो नई शिक्षा नीति है ना 2020 की, वो किस पे ध्यान देती है? वो स्टीम पे ध्यान देती है। स्टीम का मतलब क्या है? बच्चों को साइंस पढ़ाई जाए, बच्चों को टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाए, बच्चों को इंजीनियरिंग पर फोकस करवाया जाए, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स पर फोकस करवाया जाए। और आर्ट्स शब्द के अंदर ही दोस्तों आपकी कला एवं संस्कृति आ जाती है। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों यहां पर हमको एक और चीज देखने को मिलती है। सरदार पटेल कोचिंग प्रशिक्षण योजना वर्ष 2021। एक यहां पर बहुत मतलब इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस पढ़ने लायक है कि ये जो है मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना है, सरदार पटेल कोचिंग प्रशिक्षण योजना वर्ष 2021 से संबंधित है। ठीक है, योजना के अंतर्गत हाल ही में चर्चा में थी, तो योजना के अंतर्गत बस इतना कहा गया कि जो 2025-26 और जो आने वाला 2026 है, 25 और 26 के जो दो आने वाले वर्ष हैं, 25 तो चल ही रहा है, 26 आएगा, तो इन 2 वर्षों में जो पिछड़े वर्ग हैं जिसमें SC, ST, OBC आ गए और जो अल्पसंख्यक वर्ग है यानी कि माइनॉरिटी वाले, उनको जो है लगभग टोटल 5000 युवाओं को मध्य प्रदेश की सरकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फ्री तैयारी करवाएगी। ये इस योजना का काम है। सरदार पटेल कोचिंग प्रशिक्षण योजना वर्ष 2021 से संबंधित ये योजना है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थी वहां पर तो बस मैंने डाल लिया है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अनुगूंज है ना, इसको याद रखिएगा आप। उसके बाद दोस्तों यहां पर आगे हम देखते हैं हमको क्या जानकारी मिलती है, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, स्वयं सेवक आयुषी सिन्हा सम्मानित। आयुषी सिन्हा के साथ एक और नाम आएगा, सौमित दुबे। दोनों की फोटोज यहां पर हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में उच्च शिक्षा,
उत्कृष्टता संस्थान भोपाल, हायर एजुकेशन एक्सीलेंस इंस्टीट्यूशन भोपाल, ये बता दिया कॉलेज का नाम, ठीक है। उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल, हायर एजुकेशन एक्सीलेंस इंस्टीट्यूशन भोपाल की राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय सेवा योजना मतलब NSS, नेशनल सोशल सर्विस, राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित 2 लोगों को जो है अवार्ड दिया है, जिसमें एक का नाम है आयुषी सिन्हा और दूसरे का नाम है सौमित दुबे। इनको जो है राष्ट्रीय सेवा योजना का सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया गया है, यानी कि जो देश के हित में, समाज के हित में जो लोग अपना योगदान देते हैं, तो उन लोगों को राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्मानित किया जाता है। तो उसके लिए भोपाल के 2 लोगों को चुना गया है, जिसमें से एक आयुषी सिन्हा और दूसरे कौन से हैं, सौमित दुबे। बस इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। इन दोनों ही विद्यार्थियों को अपने किस वर्ष के काम के लिए सम्मान मिला है, तो इनको 2022-23 में जो उन्होंने बेहतरीन काम किया है उसके लिए इनको यह सम्मान मिला है। तो सम्मान कौन सा मिला है, राष्ट्रीय सेवा योजना उत्कृष्टता पुरस्कार, राष्ट्रीय सेवा योजना उत्कृष्टता पुरस्कार, ठीक है। नेशनल सर्विस स्कीम, सॉरी मैंने सोशल सर्विस बोल दिया था, राष्ट्रीय सेवा योजना नेशनल सर्विस स्कीम एक्सीलेंस अवार्ड, ये इंग्लिश में नाम है, नेशनल सर्विस स्कीम एक्सीलेंस अवार्ड, राष्ट्रीय सेवा योजना उत्कृष्टता पुरस्कार किन 2 लोगों को मिला, आयुषी सिन्हा और सौमित दुबे। किस वर्ष के कार्य के लिए मिला, 2022-23 के कार्य के लिए, ठीक है। तो इन दोनों का नाम हम याद रखते हुए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों हाल ही में लेटेस्ट, ये आज का लास्ट स्लाइड है। अभी देखो हम पढ़ रहे हैं नवंबर की मैगजीन, लेकिन नवंबर की मैगजीन लॉन्च कब हुई है, दिसंबर में। तो अभी उसमें काफी सारी खबरें जो है शामिल थी, जिसमें से एक पन्ना का जो डायमंड है उसको जीआई टैग मिला है ना। ये नवंबर की खबर है, तो नवंबर की मैगजीन में नवंबर की खबर ये जो है यहां पर शामिल थी। तो ये जो था ना यहां पर, ये 20वां जीआई टैग मिला था। ये कौन से नंबर का जीआई टैग मिला था, ये 20वां जीआई टैग मिला था। और 20वां जीआई टैग मिलने के बाद 21 वाला भी मिल गया, 22 भी मिल गया, 23 भी मिल गया, 24 भी मिल गया और 25 भी मिल गया। यानी कि मध्य प्रदेश के पास अब टोटल मध्य प्रदेश के टोटल 25 जीआई टैग हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के टोटल 25 जीआई टैग हो गए हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। ये जो मैंने यहां पे नंबरिंग डाली है 21, 22, 23, 24, 25, ये कोई सीक्वेंस में नहीं है, क्योंकि पांचों को एक साथ शामिल किया गया। तो हमने बस ये बोल दिया कि 20 के बाद 5 और जुड़ गए, लेकिन 20वां जो पूछा जाएगा है ना, वो सीक्वेंस में है, जो कि पन्ना का डायमंड है। ओके, तो हम एक बार यहां पर देख लेते हैं कि ये वाला जो 20 से लेके 25 का क्रम है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पन्ना का जो डायमंड है, पन्ना का जो हीरा है, उसको जीआई टैग मिला है। और पन्ना जो है भारत का एकमात्र प्राकृतिक यानी कि नेचुरल हीरो की खदानें पन्ना में मौजूद, हम सभी को पता है। उसके बाद खजुराहो का जो स्टोन क्राफ्ट होता है उसको जो है, अब भैया खजुराहो की जो लोकेशन है वो तो छतरपुर ही आएगी, छतरपुर खजुराहो। मंदिरों में पत्थर की नकाशियां देखी हैं आपने, पत्थर की नकाशियां मतलब मंदिर पे जो पत्थर लगे होते हैं उस पर चित्र बने होते हैं, डिजाइन बनी होती है, उसी को तो स्टोन क्राफ्ट कहते हैं। तो खजुराहो का स्टोन क्राफ्ट है ना, जिला है छतरपुर। पन्ना तो पन्ना हाई गया। उसके बाद छतरपुर का फर्नीचर, जिसको आप एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी में भी पढ़ते हैं, छतरपुर का फर्नीचर, इसको भी अब क्या मिल चुका है, जीआई टैग मिल चुका है। उसके बाद बैतूल का भेरुआ मेटल क्राफ्ट, बैतूल का क्या, भेरुआ मेटल क्राफ्ट, धातु पर यानी कि जो मेटल होता है उस पर धार्मिक और सांस्कृतिक शिल्प की अनूठी परंपरा, यानी कि वो धातु पर
मतलब अपना पारंपरिक और धार्मिक शिल्प करते हैं, डिजाइनिंग ड्राइंग बनाते हैं, तो ये कौन सा है? ये बैतूल का भेरुआ मेटल क्राफ्ट है। एक ध्यान देने वाली चीज क्या है कि ये जो बैतूल का भेरुआ मेटल क्राफ्ट है ना, इसके दो लोकल नाम और हैं। कौन कौन से? एक तो हम इसको ढोकरा कला भी कहते हैं, और दूसरा नाम है इसका भराई काम। ठीक है, दो नाम है, भेरुआ, ढोकरा। जो भैरा है वो ढक्का खा के ढोकर उसको लग जाएगी, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो भेरुआ, ढोकरा, ठीक है, और उसके साथ भराई काम, है ना। तो जो बहरा व्यक्ति है, जो ढंग से सुनता नहीं है, मतलब सुन सकता है लेकिन फिर भी नहीं सुनना चाह रहा, भेरुआ, तो वो जो व्यक्ति है उसको ठोकर लग जाएगी। तो हम भेरुआ से याद रखेंगे ढोकर, भेरुआ से हम क्या याद रखेंगे? ढोकरा, भेरुआ, ढोकरा। और जब लोग उसको देखेंगे तो लोग क्या कहेंगे? वाह भाई वाह, बहुत ही बढ़िया काम किया। तो बढ़िया काम से हम क्या याद रखेंगे? भराई काम। ठीक है ना, भराई काम, भराई काम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा चल रहे हो। तो कैसे याद किया? भेरुआ, ढोकरा, भराई काम, भराई काम, भराई काम, है ना। तो तीन नाम हमने इसके याद रखे, यहां से प्रश्न बन सकता है। उसके बाद ग्वालियर का, दोस्तों ग्वालियर का भी स्टोन क्राफ्ट होता है, जैसे खजुराहो का स्टोन क्राफ्ट होता है, जैसे ग्वालियर का भी स्टोन क्राफ्ट होता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर की वही पत्थर पे नकाशियां करते हैं, तो ग्वालियर में भी ये काम होता है। तो ग्वालियर से 2 जीआई टैग आए हैं, एक तो ग्वालियर का पत्थर शिल्प और दूसरा ग्वालियर का पेपर मैशे क्राफ्ट। पेपर मैशे क्राफ्ट माने की कागज पर बिल्कुल जादुई तरीके से पेपर मैशे कारीगरी जो है की जाती है, ये ग्वालियर का मशहूर है। आप एमपी में आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते होंगे। तो मध्य प्रदेश को टोटल अब कितने जीआई टैग मिल चुके हैं? 25 जीआई टैग मिल चुके हैं, जिसमें 20वें नंबर का कौन सा है? पन्ना का डायमंड। फिर 5 लगातार आते हैं, खजुराहो का स्टोन क्राफ्ट, छतरपुर का फर्नीचर, बैतूल का भेरुआ क्राफ्ट जिसे हम ढोकरा और भराई काम के नाम से भी जानते हैं, ग्वालियर का भी स्टोन क्राफ्ट और ग्वालियर का पेपर मैशे क्राफ्ट। इतनी बात क्लियर हो गई। तो दोस्तों इसके साथ जो है आपकी नवंबर महीने की मैगजीन को निचोड़ के हमने करवा दिया है कंप्लीट, और आपके 15 लेक्चर के साथ संदेश मैगजीन की सीरीज 99% हो जाती है समाप्त। और अब लगभग 20 से 25 दिन बाद जब सरकार दिसंबर मैगजीन को लॉन्च कर देगी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करने लग जाना, अगर 20-25 दिन बाद मैं आपको याद रहा तो। अगर ना याद रहा तो मैं खुद ही वीडियो लेके तो वैसे भी आऊंगा ही आऊंगा। अब जाते जाते जो सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको करना है, चूंकि हमारी सीरीज अब अंत हो रही है, तो आपको कमेंट सेक्शन में, आज मैं आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं, कमेंट सेक्शन में आपको एक बहुत ही बढ़िया मोटिवेशनल शायरी लिखनी है, 2 से 3 लाइन, 4 लाइन, जो किसी विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिंग साबित हो। ठीक है, मुझे जो आती हैं वो तो मैं आपको कमेंट में खैर लिख के नहीं बता सकता, लेकिन ये आप जरूर काम करें, क्योंकि जब मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं तो क्या पता मैं भी जो है कि मोटिवेट हो जाऊं आपकी शायरियों से। तो आप में से जिस किसी को भी एक बहुत अच्छी शायरी आती है, कभी आपने सुनी हो, कभी कहीं देखी हो, पढ़ी हो, और आपको लगता है कि दूसरे भी उसको पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा, तो अपनी एक बढ़िया छोटी सी शायरी जो है कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा। अब इस सीरीज में 25 दिन बाद आपसे करूंगा मुलाकात, एक अंतिम वीडियो आपको दे दूंगा, और 12 महीने की मैगजीन आपकी समाप्त हो जाएगी। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सीरीज दोस्तों पसंद आई हो, और कुछ भी कमी पेशी रही हो तो उसके लिए हम माफी चाहेंगे, बट थैंक यू। अभी इस वीडियो के लिए दीजिए आप हमको इजाजत। अब मिलेंगे हम आपसे 25 दिन बाद अंतिम वीडियो के साथ। तब तक अपनी नवंबर तक की ये सारा नोट्स रिवाइज कर लीजिएगा, जनवरी टू नवंबर, और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को करते चलिएगा। ठीक है, और हाँ, शायरी लिखना मत भूलिएगा।